Good afternoon, everyone. My name is Shantanu Singoli. We are honored to have us with respected Professor Rajesh Tiwari sir. Rajesh Tiwari sir from the Professor Ram Megi College, and I also want to welcome Professor respected Rathod sir. Today we are all gathered here for the guest lecture on the topic writing technical paper and plagiarism in the writing paper. I would like to request Rathod sir to welcome our today's today's guest, respected Professor Tiwari sir. Now I would like to invite respected Professor Tiwari sir, who has more than 10 international journalism in various qualities, and to guide us on the today's guest lecture on the topic writing technical paper and plagiarism in writing paper. So thank you for grand welcome as a speaker. I'm also thankful to your principal and coordinator Rathod sir for sharing my expertise on my favorite topic, writing technical papers. As a research methodology is my favorite topic. टाइम के हिसाब से हम इस चीज को थोड़ा सा कर्टल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से निकलते वक्त ईच एंड एवरी स्टूडेंट फील दैट शी और ही इज एबल टू राइट सम रिसर्च पेपर. ठीक. तो किसी भी टॉपिक को बच्चों हम लोग जब शुरू करेंगे तो सबसे पहला होता है कि मिलने क्या वाला है ना. आपने यहाँ एडमिशन भी ली होगी तो यही सोच के कि भाई अगर एजुकेशन मैं तो वहाँ आगे जाकर सपोज 10th के बाद में आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो 11 12 का भी आपके पास ऑप्शन था, कोई और भी कोर्सेज का था, तो कुछ सोचा होगा तब आपने ज्वाइन किया. आज का भी सेशन कुछ इसी तरह से लेके चलते कि यहाँ से आपको मिलेगा क्या. तो जैसा पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है शायद स्किल डेवलपमेंट. तो स्किल डेवलपमेंट क्या है ये नए से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में आते हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसके क्या मायने ये मैं आपको यहाँ पर बताऊं. ठीक है, चलेगा इस तरह से. तो शॉर्ट पॉइंट्स है, ये पार्ट आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने वाला है. आपका जो थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, जो आपके कॉग्निटिव या अफेक्टिव डोमेन है, उसको इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इनहांस करने वाला है. तो इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर जमा किया. अब टाइम एज अ कंस्ट्रेंट मानते हुए मैं इन चीजों को थोड़ा सा कम आप लोगों को इलोबरेट कर पाऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट क्या है और यहाँ पे किस तरह से रोल करेगा. तो शायद ये टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे अच्छा होगा कि ये सेशन के बाद हमें क्या मिलने वाला. तो जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो दीज आर द सम पॉइंट्स विच यू फील दैट यू परस्यू फ्रॉम दिस, और दीज आर द टेक अवेज. जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपने एक स्किल डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से आप लोगों ने अपलिफ्ट किया है वो फील करोगे. डीपनिंग नॉलेज, किसी चीज को गहराई से कैसे सोचना है, दिखना है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती कि हम लोग बता देते क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताया, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि मैं किनको फेस कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर्स. अब वो मुझे क्या बताएंगे कि क्या किया, तो सर आपने पॉलीमॉर्फिज्म किया. सोचा था कि ये सवाल आपने, लेकिन ये जवाब है या नहीं. अगर आप लोगों ने पढ़ा है कहीं तो भी प्रोग्रामिंग भी, तो वहां पे एक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म. पक्का किस सेमिस्टर में पढ़ा था, पढ़ा था. और ये पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन था. मैंने आपसे देखो डिटेल, अगर मैं उसके पीछे 100 सवाल पूछूं ना, किस काम में आता है वो, कम्युनिकेशन की. तो फिर सिर्फ फोन ही होता है कि मैसेज भी हम लोग कर सकेंगे, कर सकते. ठीक है. अगर मैंने ये पूछा कि भाई उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, तो शायद आप वो भी बता दो. और कुछ लोग हैं जिन्होंने पीछे से भी सर वो कौन सा मॉडल है हमको वो भी पता है, और उसका आज का प्राइस भी मालूम. इतने सारे नॉलेज आपके पास में है, लेकिन जवाब देते वक्त आपने सिर्फ क्या बताया, क्या दिखाया, मोबाइल. किसी ने और ऑब्जर्व किया और फिर से क्वेश्चन पूछा कि भाई किस हाथ में बताया, तो सर लेफ्ट हैंड में बताया. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी को डेवलप करना है. हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा तुरंत आंसर दे दिया, उसको हमने सोचा नहीं. तो डीपनिंग नॉलेज है ना, वो आप में वो एबिलिटी लाता है कि भाई इसने जो सवाल पूछा ये अपने आप में पूरा नहीं है. समझ पा रहे हो. रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें हमको जाके पेपर राइटिंग करना है, जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन आपको करना है, रिसर्च पेपर लिखना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गहराई से सोचना है. बस दिखा और तुरंत जवाब दे दिया.
और हम लोग तो गलत हो गए। वो गलत नहीं था, मैंने आपको क्या बताया, तो भाई मोबाइल बताया, लेकिन मैंने उस चीज को और गहराई में ले जाके बताया, क्योंकि शायद आप लोग प्रोग्रामिंग सभी सभी कंप्यूटर के, कोई सिविल मैकेनिकल से है ही नहीं इसमें, सारे स्टूडेंट कंप्यूटर के, तो अब बहुत ही अच्छा हुआ वो मेरे लिए एग्जांपल बताना आप लोगों को, जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो गए कि आपने क्या पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन तो टर्म याद है, डिटेल्स को हाइड करना है, शॉर्ट में बताना है ना, तो मैंने तो वही काम किया था। अब 100 सवाल, अब अगर किसी और टॉपिक को दिखाओ, लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं, तो नहीं बता पाओगे, लेकिन इस चीज से तो आप फैमिलियर थे। पर बिकॉज ऑफ सेकंड पॉइंट, डीपनिंग नॉलेज, हम लोगों ने कॉलेज को कैसे कह रहे हैं, सवाल को कैसे जवाब देना है, उसके लिए और भी क्या सवाल के जवाब मुझे चाहिए, सोचे बिना जवाब दिए। अगर आप लोग राइटिंग पेपर करोगे, रिसर्च पेपर बनाओगे, तो ये किस तरह से आपको इनहांस करने वाला है, ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। जैसा अभी भी आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा मेरा इंट्रोड्यूस दिया कि 10 रिसर्च पेपर तो सारे के सारे नहीं थे जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, थोड़ी देर में आप उसमें भी आ जाओ। मेरे 3 या 4 ही डोमेन में रिसर्च पेपर, मोस्टली मैंने रिव्यू पेपर या सर्वे पेपर ये अब तक पब्लिश किए। अब लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग को लेके, एम्पैथी मैनेजमेंट को लेकर, या जनरेटिव एआई को लेकर, ऐसे 2 या 3 डोमेन में अब मेरे रिसर्च पेपर आने शुरू हुए। ठीक, तो ये चीज जो है आपको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन बाहर, अब इसके बाद कहीं हम लोग मिलेंगे तो आप लोगों के ध्यान में आएगा कि भाई इज एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। जैसे आपके पेपर पब्लिश होते हैं, तो ये इन एकेडमियंस, जो भी हम लोगों के साथ के लोग हैं, उन लोगों में एक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, करियर अपॉर्चुनिटी और इम्पैक्ट। इस तरह से इन पॉइंट्स को आगे के भी स्लाइड्स में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ। तो शुरुआत लेते हैं स्किल डेवलपमेंट। रिसर्च पेपर में या रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट क्या होती है, तो पहले तो ये व्हाट इज मीन बाय स्किल, आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज स्किल? मराठीत म्हणतो ना, हा कामात कुशल आहे, इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्किलफुल। व्हाट इट मीन्स? सेशन शुरू करते वक्त बताया था, कुछ ऐसी चीजें हम लोगों के सामने आती, वो मालूम तो है लेकिन हम बता नहीं पाते। किस चीज को हम लोग बोलेंगे स्किलफुल? छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर क्रिकेट में आप लोगों का इंटरेस्ट है, एक बॉल है, ठीक, हम बॉलर के हाथ में देते हैं, फॉर एग्जांपल, क्रिकेट पता है सभी को, इंटरेस्ट है, ठीक, वो बॉल अगर कुलदीप यादव के हाथ में दिया, तो आप एक्सपेक्ट करते हो क्या कि 150 की स्पीड से बॉल आने वाला? नहीं करोगे, क्यों? उसकी स्किल है, स्पिन स्किल, बॉल को रोटेट कर पाना। अब इमेजिन करो कि उसकी जगह हमने जसप्रीत बुमराह के हाथ में दिया, अब आप इमेजिन करोगे कि बॉल फ्लिपर होगा? फ्लिपर पता है, चलो क्रिकेट है तो अच्छा है ना, और समझ में आया। तो ये क्या, हम लोग इस यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्किल। और स्किल डेवलपमेंट फॉर रिसर्च पेपर क्या होता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करो। किस तरह से क्रिटिकली? जैसा अभी आपके सामने मैंने डेमो रखा कि दिख रहा है और हमने तुरंत बोल दिया, ये आपका रिसर्च वर्क के तरफ नहीं जाता। रिसर्च वर्क आपको क्या बताता है कि आप में स्किल डेवलप होना चाहिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली, वास्ट इंफॉर्मेशन है, स्मॉल इंफॉर्मेशन है, साइज पे नहीं जाना है। आज आप लोगों तक आ गई होगी बात चैटबॉट की, पता है चैटबॉट, चैट जीपीटी पता है, इस्तेमाल करके सेमिनार तो नहीं जमा कर रहे हो कॉलेज में? कुछ लोग सर देखो अकाउंट भी है हम लोगों का, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये तो स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है कि आपका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, किसी एक जानकारी को और गहराई से और क्रिटिकली आप लोग उसको चेक कर सकते। ठीक है, तो ये सारे टेक अवेज है। डीप नॉलेज का भी मैंने आप लोगों को डेमो बता दी। ठीक, किसी चीज को बस देखते ही हम लोग नहीं तुरंत रिएक्ट करेंगे, तो उसको कुछ देर सोचना है, समझना है, तोलना है। अगर आपके सामने मैंने 50 किलो की एक आधी बोरी रख दी, तो शायद आप लोग उठाने के पहले सर 50, माझं पूर्ण वेटच नाही हो, सोचते ना। ठीक उसी तरह से जब आप लोग रिसर्च स्कॉलर बनोगे, आप लोग जब पेपर राइटिंग, इट इज वन फॉर्मेट, थोड़ी देर में अगले स्लाइड में आप लोगों को आएगा। पहले तो हम यही समझेंगे कि रिसर्च के लिए पेपर राइटिंग क्या होता है, व्हाट इट मींस, रिसर्च पेपर यानी क्या होता है, फिर उस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये सारे टेक अवेज होंगे। आज के बाद जब आप आगे निकलोगे, तो शायद अभी इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपके दिमाग में रहेगा कि देखते ही तुरंत रिएक्ट ही नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन सुनना है या पूछना है, और फिर बाद में रिएक्ट करना है।
जैसा अभी मैंने आपके मोबाइल वाले एग्जांपल में डेमो दे दिया। ठीक, नेक्स्ट टाइम में आप लोग सोचोगे कि भाई जानकारी जो है वो रिलेटेड टू क्या है। जैसा एक वर्ड है, सारे हम लोग बोलते वक्त क्या बोलेंगे, थर्ड ईयर कंप्यूटर का यानी फाइनल ईयर क्लास। यही चीज जब आप लोग रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के सामने जाओगे और उसने पूछा कि टिकट सर किस क्लास में बुक करूं, फाइनल ईयर कंप्यूटर। कॉन्टेक्स्ट बदलते ही इंफॉर्मेशन बदल गई, इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ये आप लोग ऑब्जर्व, और ये रियल लाइफ में होता है। हम लोग लकी है, कंप्यूटर साइंस मींस ह्यूमन लाइफ साइंस, और ये चीजें उस तरीके से। तो जैसे जैसे आपकी ये राइटिंग स्किल रिसर्च पेपर में आएगी, इन चीजों को आप लोग और अच्छे से पकड़ पाओगे और समझा पाओगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि स्किल, ये वर्ड सभी को पता है। जब कुलदीप यादव और बुमराह का एग्जाम्पल दिया तो बता दिया कि सर उसकी स्किल नहीं है, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाए। और जब आपको नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप में वो एबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपकी ऑडियंस, आपके रीडर्स, आपके व्यूअर्स, आपके लर्नर वहीं पहुंचना चाहिए। अगर मैं सिविल में होता और शायद आप लोगों को हवा महल के बारे में बताता तो मेरे स्टूडेंट ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ जमीन से 5 फुट ऊपर सर अब बनाने वाले बिल्डिंग, बिकॉज इट इज अ कंसेप्ट, और उसको बनाने का क्या मतलब है, तो ये समझ, तो वहां तक मेरी ऑडियंस पहुंचे। इसके लिए हम लोगों को राइटिंग में परफेक्शन होना है, और वो चीज आपको क्या देगी, रिसर्च पेपर। अगर आप लोग आपके, और लकी हो आप लोग के प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनका भी इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे बस उठा के पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट ना बनाए, वो समझे। दैट मीन्स दे वांट टू ट्राई माय स्टूडेंट गेट अफेक्टिव डोमेन सम कंट्रीब्यूशन। आप लोग उसको फील करो और अपने तरीके से बनाने की कोशिश। तो ये सेशन आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए नहीं, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से इसको ध्यान। ठीक है, तो दीज आर द सम टेकअवेज जो हम लोग आगे लेके जाने वाले। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बताया व्हाट इज रिसर्च पेपर, है ना। जैसा अगर थर्ड ईयर में आप लोग, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग है आप लोगों को, 6 सेम में है, तो अभी आप लोग 5th सेम में, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जब इंट्रोड्यूस होते हो सेमिस्टर की शुरुआत में, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से एक्सपेक्ट करते हो कि ये बताएगा अबाउट द पेपर, कि सर इसके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है या डिस्क्रिप्टिव, और अगर डिस्क्रिप्टिव है तो लिखना किस तरह से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसको मैं किस तरह से लिखूंगा, प्रोग्रामिंग का है तो क्या मुझे थियरी लिखना है कि प्रोग्राम भी लिखना है। तो हम लोग उस पेपर को समझते, उसके पैटर्न को समझते और आगे चलते। ठीक, तो उसी तरह से इस स्लाइड में जैसे आप लोगों ने अब तक डेफिनेशन तो देख ली होगी। रिसर्च पेपर मींस अ कॉमन फॉर्म ऑफ एकेडमिक राइटिंग। देखो जब मैं रुकू थोड़ी देर तो आप लोग इन्वॉल्व, है ना। जब मैं रुकू, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रही है डेफिनेशन, और जब आप लोग बोलते हो तो वो आपके दिमाग में पहुंचता है ना। जब हम लोग खुद बोले, मेरा आवाज तो कान तक जा रहा है, पर ये कान से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वहां पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आपका है। तो उसके इन्वॉल्वमेंट क्या है कि जब मैं रुकू तो वहां आप लोग थोड़ा पुश करो। रिसर्च पेपर की पहली लाइन में डेफिनेशन है, व्हाट इज रिसर्च पेपर। दो चीजें वहां पे रेड दिख रही है, ब्लैक एंड रेड, दो कॉम्बिनेशन यूज किए। कुछ जरूरी होगा, है ना, इसलिए वो कलर का अटेंशन लेना था मुझे मेरे ऑडियंस का। तो इस चीज को देखते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब कॉमन फॉर्म ऑफ, कॉमन सभी को पता है, सेंस, कॉमन सेंस बड़ा रेयर होता है, बात सभी उसकी करते पर होता बहुत कम लोगों में। ठीक है, तो उस पर नहीं जाएंगे, एकेडमिक राइटिंग देखें। तो अब तक आपको राइटिंग पता था, या शायद जब स्कूल में पहली बार पेन वेन पकड़ा होगा तो आप लोगों को, और मराठी मीडियम में मेरे जैसे आए होंगे तो मैडम ने बोला चल शुद्ध लेखन लिख, तो हमने वो सब राइटिंग के बारे में, ग्रामर के बारे में वो सब पढ़ा है। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, शायद ये वर्ड फर्स्ट टाइम हो तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूं। एकेडमिक राइटिंग 4 तरह से, एकेडमिक राइटिंग 4 तरह से होगी। आपसे कनेक्ट होने के लिए फिर मैं ये हिंदी में बता दूं, डिस्क्रिप्टिव होती है हम लोगों की। ठीक, एक तो वर्णनात्मक होगा, जहां पे आप लोग किसी इंफॉर्मेशन को नरेट करके बताएंगे। जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे आप लोग किसी चीज के साथ कंपेयर या उसका आकलन करके लिखोगे, एनालिटिकल राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग 4 तरह की होती। कुछ होती मोटिवेशनल राइटिंग, आपको आपके ऑडियंस को मोटिवेट करना है, किसी एक पर्सन को लेके आपको कुछ थॉट्स देना है और वहां से आपको कुछ प्रेरक लिखना है, तो उस तरह की भी राइटिंग क्या होती है, आपकी एक एकेडमिक राइटिंग होती है। तो 4 अलग अलग टाइप से यहाँ पे आपकी राइटिंग होगी। आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए राइटिंग करोगे,
ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल है, आपको दोनों का अंदाज लेके, जैसे कम्युनिकेशन, फिर से एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए बस यही एक कंपनी का मोबाइल होगा क्या, यही एक मॉडल है क्या? बिकॉज ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ सम फीचर्स हम लोग अलग अलग मॉडल अलग अलग कंपनी को लेते। अच्छा, इस मोबाइल को लिया तो उसी एक एक्स नाम की कंपनी का ही सिम उस पर चलेगा क्या? वो भी डिपेंड करता है कि मुझे किसका प्लान इजी है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं लेने के पहले और उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एनालिटिक। नेक्स्ट बताया आपको क्या कर सकते हो आप, मोटिवेशनल। कोई एक टॉपिक है, उसका अवेयरनेस ही नहीं, तो हम लोग वो अवेयरनेस ऑडियंस में लाने के लिए, जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए किस तरह की राइटिंग लिखेंगे, मोटिवेशनल राइटिंग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एकेडमिक राइटिंग्स होती। तो ये तो हो गया ब्रीफ। आपने ध्यान में क्या रखना है, रिसर्च पेपर मींस क्या होता है, ठीक है। तो एक इंजीनियर्स के साथ में अगर मिल रहा हूं तो वो पूछेगा सर क्यों करना है और कैसे करना है। क्यों करना है तो ये आपको मैंने शुरू में बताया था, बेनिफिट्स। अगर वो आपको चाहिए तो रिसर्च पेपर, आपको स्किल डेवलप करना है एकेडमिक, तो आपने क्या करना है, रिसर्च पेपर राइटिंग करना है। आपने एक प्रोजेक्ट टाइटल ले गए, राठौड़ साहब 3 बार से वापस ही भेजे, समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट ले जाऊं, सर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि जो आप इंटरप्रिटेट करके आपका जो मटेरियल लेके जा रहे हो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आप बता कुछ और रहे हो, पेपर पे कुछ और दिख रहा है। तो वो मैच होने के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, एबिलिटी ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग। एज अ ऑथर मैंने ये काम करना चाहिए, ठीक। तो वही चीजों को यहाँ पे फिर से लिया कि कॉमन पेपर, जब फॉर्म में आप लोग एक एकेडमिक राइटिंग करते हो एज अ रिसर्च पेपर, तो सबसे पहले आप क्या सीखते हो, लोकेट इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। सपोज आपने एक टॉपिक फाइनल किया कि भाई ये एज अ प्रोजेक्ट नहीं, मैं प्रोडक्ट लेके आने वाला हूं, मेरे पास में कार है और मैं अपनी कार को क्या करने वाला हूं, जैसे एलेक्सा घर में आपके होम अप्लायंसेस चला रही, उसी तरह से एक वर्चुअल एजेंट में अपनी कार में डाल के सर वो करने वाला हूं। तो बोलेंगे बहुत अच्छा, करो ये प्रोजेक्ट एज अ प्रोडक्ट, आप इसको लाओ, अपन शिवाजी सोसाइटी की तरफ से इसकी मार्केटिंग भी करेंगे। लेकिन उससे जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, आपने बोल तो दिया लेकिन इसको लाओगे कैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं क्या बनाने वाला हूँ सिविल में, हवा मार। अरे जमीन से खुद तो आप चिपके हुए हो, 2 फुट ऊपर नहीं जाते, घर 5 फुट ऊपर कैसे बनाओगे, पॉसिबल है? और अगर ये मुझे पॉसिबल करके बताना है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको डाटा देना है। जब भी हम लोग रिसर्च पेपर लिखेंगे तो हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, जो भी मेरा टॉपिक है ना, इको फ्रेंडली बिल्डिंग या ग्रीन बिल्डिंग, सपोज मैं सिविल से हूँ और वो लिख रहा हूँ, तो ग्रीन बिल्डिंग ये मेरा टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं कलेक्ट करूंगा, जो एक एविडेंस होगी मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे रीडर्स के लिए कि ये किस तरह से पॉसिबल। तो रिसर्च पेपर में सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट। मैं यानी ये स्लाइड थोड़ी जल्दी कोशिश करूंगा कि आगे जाए, ताकि आप लोग भी एक छोटा सा प्रयास कर सको रिसर्च टॉपिक के ऊपर। दूसरा क्या होगा, टेक अ स्टैंड ऑन टॉपिक। मैं अगर वर्चुअल एजेंट का टॉपिक लेके गया हूं अपने गाइड के पास, तो अगर मैंने इंफॉर्मेशन उसकी प्रॉपर सर्च की, कहाँ की, कैसे की, तो वो भी मैं अगर पॉसिबल है तो बताने की कोशिश करूंगा। अगर वो रिलीवेंट है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए समझ लो कि IEEE का एक स्टैंडर्ड है और वहां के 6 पेपर मैंने कलेक्ट किया था, सर देखो यहाँ पे इन्होंने ये बताया और ये इनके आउटकम्स है। मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिससे हम लोग बताते हैं 2+3 कितना होगा, 23 होता है। 2+3 कितना होता है, 23 होता है कि नहीं? अगर मैंने 2 और 3 को स्ट्रिंग में डाला, समझ में आ गया? टेक अ स्टैंड ऑन टॉपिक। आप लोगों ने 2 और 3 को लिया और सही भी है, लेकिन अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में अच्छे से डेवलप हुए हो तो अरे हाँ ये भी तो पॉसिबल है यार। 1 0 कितना होता है, 2 होते हैं, हाँ कि ना? इतने धीरे से, यस सर प्रेशर नहीं गए क्या? 2 कितने होता है, 1 0 मीन्स 2, हाँ कि ना? क्यों? अगर आप लोग कुछ चीज रख रहे हो, चीजें रखना कहाँ है, पार्ट 1। एकेडमिक राइटिंग मीन्स पुटिंग सम टॉपिक, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लाना है, और अगर ला दिया तो उसके लिए कुछ एविडेंस देना, अपने टॉपिक को लेके स्टैंड लेना है। ये एबिलिटी भी आपको क्या देगा, रिसर्च पेपर। ये चीज भी हम कहाँ करते हैं, रिसर्च। कैसे करते हैं ये थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। तीसरा क्या है, प्रोवाइड
support for that position in a organized report. हमने जो कुछ भी वहाँ चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए, वहाँ जो भी कंटेंट्स बताए, वहाँ जो भी टाइटल्स बताए, उनके लिए रेफरेंसेस देना। इस तरह से नहीं करे, वो घर पे जाओगे, घर पे अगर आपने पूछा होगा कि कितना चाहिए आपको, 2000 चाहिए, फिर पप्पा को देते टाइम उन्होंने 2000 दिया, नाही हे चुकलं का, तू मनसे 10 असते, मला 10,000 पाहिजे होते। हमारे घर के जैसे अगर होंगे, जूता ला, 2 को 10 बता रहा है, मानेगा क्यों? नहीं माने। आप लोग बोलो, अरे पप्पा मैंने अभी बाहर कैंटीन पे मेरे से बात करते हुए उसने बताया कि आज से मोदी जी ने नया नियम निकाल दिया, 2 को कल से आप क्या समझो, 10,000 समझो, होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हो, उस सोसाइटी के लोगों के साथ में हो, तो आप वहां पे बता सकते हो कि भाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी वैल्यू 2 ही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदला है, वो कितना है? 10। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, आप आपके पास में रेफरेंस, जो तीसरी चीज है, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसका क्या चाहिए आपको? रेफरेंसेस चाहिए। वो भी स्टैंडर्ड, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि हम लोगों ने रेफरेंस किसी जनरल से लिया है क्या, किसी वेबसाइट से लिया है क्या, किसी बुक से एज अ चैप्टर लिया है क्या, तो उसको रिप्रेजेंट कर। आप लोग प्रोग्रामिंग करके आए हो, इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हो, उसका मतलब क्या हो रहा है? लाइब्रेरीज आप लोग बोरो कर रहे हो, है ना? इंपोर्ट का मतलब सी पढ़ा होगा तो शायद हैश लिखते हैं, हैश इंक्लूड बोरोइंग समथिंग, तो वो लिखने का तरीका बताता है आपको कि क्या करना है। वैसे ही आप लोगों के रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस आपको सजेस्ट करते हैं कि जो मटेरियल आपने लिया वो कहाँ से। पहली 1-2 बार तो हमारे समझ में नहीं आता, पता नहीं है क्या यार, रेफरेंसेस में गलतियां बता रहा, क्योंकि आपने जो चीज रखी है, जैसे किसी के दरवाजे को पहुंचने के बाद आज आप लोग क्या करते हो? डोरबेल बजाते। क्यों? अपार्टमेंट में कल्चर है, सामने सिक्योरिटी पे गार्ड भी होता, कुत्ता भी होता, तो भी दरवाजा बंद होता। हमारे यहाँ आज भी पुराने मकान जमीनों पे दरवाजा रात के 1:30 बजे भी खुला होता। वजह ठीक है, उस पे बात हम लोग सिक्योरिटी पे, और उस पे भी एक पेपर बन सकता है, फिर कभी लेके जाएंगे। लेकिन उसको जब हम लोग साइटेशन बोलते हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हमारे पेपर में 3 चीजें होना चाहिए। टॉपिक हमारे पास होगा, उससे रिलेटेड हम लोगों के पास में रेफरेंसेस होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा जल्दी जाएंगे। रिसर्च इज डन, कब हम लोग करते हैं रिसर्च? यू वॉन्ट टू आंसर अ क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट द वर्ल्ड। ये तो बहुत बड़ी बात है। पंजाबराव पॉलिटेक्निक जन्म लिया तो आप लोग यहीं आजू बाजू में थे क्या? कहां रहना है आपका? कहां? अमरावती, दस्तूर नगर, इसके कैंपस के बाहर ही। जब कभी भी एडमिशन लेने का इन्होंने, क्या नाम, अनिकेत भगत, ठीक है, और इनके जैसा जब कभी भी आपने भी सोचा होगा कि भाई पॉलिटेक्निक मिला है, अलॉटमेंट में आया, क्या मिला है? पंजाबराव, तो आपने क्या सोचा होगा, मेरे घर से वहां तक कैसे पहुंचना है? तो सीधे पंजाबराव आ गए थे कि गाड़गे नगर? गाड़गे नगर में आए होगे, पंचवटी चौक पे आए होगे, और फिर वहां से आप लोग आए, अरे यार यहाँ पे तो लॉ कॉलेज दिख रहा है, इधर तो गर्ल्स कॉलेज दिख रहा है, सर्च करते हुए आए, है ना? उसी चीज को कुछ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोगों का रिसर्च शुरू कब होता है। प्रोजेक्ट आया, मैं फाइनल ईयर तक पहुंचूंगा, प्रोजेक्ट आया तभी रिसर्च नहीं शुरू होता है। ये कंट्रीब्यूशन आपके डे टू डे लाइफ में रोज ही, आगे के स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग के लिए, एक एक्सपर्ट का सिनारियो बनाने के लिए दिखा है, रिसर्च डन व्हेन यू वांट टू आंसर सम क्वेश्चंस। जेन्युइनली अगर आप इसको चार्जेस, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, जेन्युइनली अगर आप लोग चार्जेस हो गए होंगे, तो फिर से वो याद आ रहा मुझे, जावा। जावा को हम लोग क्यों पढ़े एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी भी पढ़ा था, सी प्लस प्लस भी पढ़ा था, वीबी भी पढ़ा था। Why you are using Java as a programming language? Java is secured, झूठी बात आपको बताइए। Java is प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना? देखो सिक्योरिटी क्या है, मैं Java का अगर रहा ना, अगर टाइम रहा तो यहीं पे बता दूंगा, इट इज नॉट सिक्योर्ड। 2 मिनट भी नहीं लगते उसको हैक करने में, Java के कोड को हैक करने के लिए। और आपको पढ़ाते वक्त हमने क्या पढ़ाया? Java इज फॉर वेब एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप। तो क्या आपने सोचा कभी ऐसा कि यार ये सिक्योरिटी को, हाँ बोल दिया ना, ये तो ब्रह्मदेव है, इन्होंने बोल दिया, इन्हें मान लेना है। हमने इस तरह से सोचे ही, इस पे काम करके देखा ही। वी से जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप कंप्यूटर के बच्चे और इससे जल्दी कनेक्ट हो रहे हो, इसलिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। वी से जावा इज
लेकिन आज भी आप लोग वो प्रोग्रामिंग में शायद अगर प्रैक्टिस में होगा, और इस सेमिस्टर में है कि जावा हो चुका, अब एडवांस जावा है, बहुत बढ़िया। पर जावा में इतने प्रॉब्लम, इंट ए इक्वल्स टू 10 कभी किया है क्या उसमें? तो इंफॉर्मेशन कहां डाल रहे हो? वेरिएबल में। और प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। समझ रहे हो? पर क्या कभी ध्यान गया क्या वहां पे? सर यही तो मैंने सी में किया था, जावा में भी वही कर रहे हो और बता रहे हो ऑब्जेक्ट। कनेक्ट हो पा रहे हो? जो मैं बताना चाह रहा हूं वहां पे आ पा रहे? रिसर्च पेपर आप में ये चीज कंट्रीब्यूट कर, अगर आप लोग किसी चीज को क्यूरियस रहोगे, और ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्यूरियोसिटी है, ये इन्वॉल्वमेंट है, रिसर्च पेपर अगर आप लोग बनाने की कोशिश, वो पब्लिश हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन जो एबिलिटी आप में देके जाता है वो इस तरह। हमने पढ़ा जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट में हर चीज क्या होना चाहिए? वाया ऑब्जेक्ट ही कम्युनिकेट होना चाहिए। आज भी आप लोग वेरिएबल कर रहे हो, वेरिएबल में इंफॉर्मेशन, और इसीलिए बता इसको हैक करना बहुत आसान, क्योंकि जावा में खुद में एक मेमोरी लीक करके चीज है, पता नहीं आप लोग वहां तक पहुंचे कि नहीं, मेरा पार्ट नहीं, इसलिए मैं भी यहाँ रुकूंगा, वहां से आप लोग जाके उसको आसानी से हैक कर सकते हो। तो रिसर्च कब हम लोग करने वाले हैं? जब कभी भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, और हमारे पास में करिकुलम ने बताया था व्हाट इज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज सिक्योर, हम लोग उसी लाइन से चल रहे हैं। लेकिन उसके लैकुनास को मैंने निकाला, लाइक जेम्स गोसलिंग ने निकाला था सी प्लस प्लस के वक्त। जावा का पहले नाम क्या था? ओक, है ना? और किसने प्रपोज किया था? गोसलिंग ने, है ना? तो इस तरह से पंजाब राव पॉलिटेक्निक भी कड़ू नीम, या कौन सा झाड़ है आपके बारे? कड़ू बादाम। हंसी लगती है वहां का। आज आप लोग एप्पल का मोबाइल लेते हो तो स्टेटस लगता है, पेवंदी बेर नाम से कल मोबाइल निकालो, हंसी लगती, क्योंकि हम चीज में उस चीज को लाना किसमें है, वो वैल्यू एडिशन की हम लोग बात करते, पर वैल्यू ऐड किसने करना है? हम लोगों ने करना। हम अपनी चीजों को लेके उतना रख, एप्पल पता नहीं था कि आप लोगों को, एप्पल छोटे थे तभी पता है था, ए फॉर एप्पल को क्या बोलते हैं? सेब, सफरचंद नहीं रे भाई, सेब बोलते हैं ना। मोबाइल लेके घूमते हो, स्टेटस बना के रख, एप्पल खरीदते हो, ये सब दिमाग में नहीं आता, है ना? आपका एंड्रॉइड जो इस नहीं अगले सिम में शायद है ना, एंड्रॉइड प्रोग्राम, उसमें भी क्या वर्जन से पता है उनके? केक, जेली बीन्स, है ना? हम लोग कभी रखेंगे क्या एक आधा एंड्रॉइड बना के भाकरवड़ी? नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर? एबिलिटी है, आप उस चीज को पॉपुलर वर्ल्ड में आज आईटी प्रोफेशन का झंडा बना के रखने का काम कौन कर रहा है? इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी प्रोफेशनल। पर वही जागृत, कोई अपनी चीजों को नहीं समझ रहा। आने के बाद हम लोग बताते कि ये दरवाजे से आना है, बिल्कुल सर याद दारा नहीं, अरे आंख तो खोल के देख ले भाई, दूसरा भी तरीका है, क्योंकि यहाँ तो दीवार ही नहीं रखी है, ऐसा भी आ जा सकता, लेकिन बता दिया। अगर आप लोग राइटिंग करोगे तो चल, अच्छा ये चीजें फिर हम, अगर मेरे दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी है, देखो दो चीजें होती है, अगर आप समझ के साथ रखोगे। एक बड़ी अच्छा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज है, आप लोगों को भी आया होगा कभी, विकल्प, जब हम लोग पर्याय, हम लोग ऑप्शन देते हैं ना, तो कई बार वो विफलता का भी कारण होता है। 100 विकल्प के जगह एक संकल्प होना जरूरी, क्योंकि वो आपको सक्सेस तक लेके जाता। ठीक, तो यही चीज कंट्रीब्यूट करने के लिए बता देते कि भाई ये गेट है, यहीं से आना। इनोवेटिव बच्चे होते, खिडकीतून उतरून अरे बा पाय ठेवलं तर तिथं पुरते। तो ये न्यूसेंस हो, हमको हमारा टॉपिक को किस तरह से सामने रखना है, किस तरह से उस पर स्टैंड लेना है, ये एबिलिटी, ये एटीट्यूड भी आप में कौन लाएगा? रिसर्च के। और अगर आपका एक आधा पेपर पब्लिश हो गया, प्रिंसिपल भी बोलेगा काय भगत साहेब आप कुठं, क्योंकि बच्चे ने डिप्लोमा में कंपाइलर डिजाइनिंग में पेपर डाल दिया, हम तो प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे, तो उसने डिजाइनिंग में, ऑप्टिमाइजेशन में, मशीन कोड जनरेशन में निकाल दिया। और ये इस एज में भी पॉसिबल है। होता क्या कि हम देखते नहीं, हम लोग घर से निकलते, पैक होके यहाँ पहुंचते, यहाँ पे जो कुछ भी टिफिन विफिन लाया था अनपैक कर लिया, जो लिखना था लिख लिया, फिर से पैक किया, घर पे जाके डाल। दिमाग को भी उसी तरह से बनाया, थोड़ा सा खोलने की जरूरत है, खोलने के लिए टूल बेस्ड है आपका रिसर्च पेपर, तो ये आपको वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा स्किप करेंगे। कौन लिख सकता है रिसर्च पेपर? पॉलिटेक्निक, पंजाब राव की लिख सकेंगे ऐसा है? एनीवन, अगर आपको पता हो, HMT एक चावल की वेराइटी है, खोबरागड़े करके थे अपने नियर, भंडारा चंद्रपुर कहीं के,
मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम, पर पता है कि वो 12 फेल आदमी, 12 फेल। शिवाजी इंस्टीट्यूट जेनेटिक भी पढ़ाती और कुछ तो भी क्रॉप में भी पढ़ाती, पर वहां से वो पढ़ा हुआ आदमी नहीं था। HMT का जो चावल आता है, बासमती की एक जो वेरायटी है, वो आदमी ने बनाया। 30 से 35 ऐसी HMT की उन्होंने वेरायटी बनाई। तो वो रिसर्च हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का रिसर्च है, पर वो खुद लिटरल नहीं था। ऐसे कई सारे इन्वेंशंस आपने यूट्यूब पे भी देखा हो। तो कोई भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी रिसर्च पेपर डाल सकता है, लेकिन एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि उस चीज को प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट कर सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्यूरी अगर है कि सर हम लोग रिसर्च पेपर लिख सकते कि नहीं, तो ये स्लाइड उसके लिए थी कि ऑल वी आर एबल टू राइट। अगर हमारे में उस नॉलेज की गहराई है या उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो हम लोग रिसर्च पेपर डाल सकते। ये नहीं कि हर बार आपके पास में एक टॉपिक था और उसके सॉल्यूशंस आपके पास है तो ही आप लोग रिसर्च पेपर दो। अगर आपके पास वैलिड क्वेश्चंस भी है, क्योंकि रिसर्च पेपर क्या होता है, आपको एक तरीका देता है, एकेडमिक लोग, स्कॉलर लोगों के बीच में बातचीत कैसी करना, अपनी बात को रखना किस तरह से। अगर ये इंजीनियर की जगह किसी इलेक्शन की कमेटी होती तो शायद मेरे स्टेटमेंट इतने अच्छे नहीं लगे होते। हा कोणचा नेता आला लिहाले सांगते, कोणचंच बेनिफिट सांगून नाही राहिला की आजपासून आपण लाडली बहिणा योजना करू, कास्तकारीला ते देऊ, तुझ्या खिशातून देशील का, नहीं पण सांगून दे, है ना। शायद वहां पे वो स्टेटमेंट जरूरी है, पर यहाँ हम लोग कनेक्ट, वहां पे कोई लीडर आएगा तो वो कनेक्ट नहीं हो पाए। तो एकेडेमिया जो है, हमारी स्ट्रीम जो है, उसमें हमारे स्टेटमेंट को कैसे रखना अगर पता चल गया, तो आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते कि ये टॉपिक के ऊपर इस तरह के मॉडल पे इस तरह के ऑपरेशंस में मेरे ये क्वेश्चन, तो फिर वहां पे जो भी इंटरेस्टेड होंगे लोग, एक्सपर्ट होंगे, आपके क्वेश्चन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे। दीज आर द टाइप ऑफ रिसर्च। जैसा बताया, रिसर्च पेपर आपको ये भी सिखा देता है कि समय को कैसे एडजस्ट करना है। थोड़ी देर बाद देखते हैं उसका भी डेमो। तो यहाँ पे मैंने सीधे क्या लाया है, टाइप ऑफ रिसर्च। आप लोग रिसर्च पेपर, जैसे बताया था, आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव। कोरोना की बैच में का है कोई इसमें? नहीं है ना। आप लोगों ने जब 10th पास की थी उस वक्त क्या था, कोविड था ना। अच्छा, तो ठीक है। तो उस टाइम में ये बड़े पॉपुलर हो गए थे ऑनलाइन एग्जाम, और घर से ही पेपर दो, बस तो सब दे रहे थे। तो लोगों को तब तक क्या पता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर, कॉलेज पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पहुंचना है और डिटेल में लिखना है। फिर वहां पे पता चल गया ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, आप लोग टिक मार्क करो। तो उसी तरह से रिसर्च पेपर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे इंपेरिकल है, कंसेप्चुअल है। आपने कोई टॉपिक लिया, उसके ऊपर कुछ लैब में जाके रिसर्च किए हैं, ठीक है, और उसके कुछ फाइंडिंग्स है, कुछ फैक्ट्स आपके पास में, और उसके बेसिस पे जब आप लोग पेपर पब्लिश करोगे तो उसको बोला जाएगा इंपेरिकल। कंसेप्चुअल है, दो तीन अलग अलग मॉडल थे, आपने उनको एनालाइज किया, कुछ आउटकम आपने निकाला, उन्होंने बोला था ए अच्छा बी अच्छा, आपने बताया कि ए और बी दोनों को मिला है तो सबसे अच्छा हाइब्रिड मॉडल, देन इट इज कम अंडर द कंसेप्चुअल। एनालिटिकल, मॉडल बेस्ड, सर्वे, कॉज एंड इफेक्ट, ये सबसे अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एक पेपर पब्लिश हो, ठीक है, और एमएसबीटी भी रिकॉग्नाइज करे, तो सबसे अच्छा जो टाइप है पेपर का वो क्या है आपका, कॉज एंड इफेक्ट। कोई एक कारण है, उसके क्या इंपैक्ट निकलेंगे, उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फिर से एग्जांपल लिया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब एप्लीकेशन के लिए आपने सोचा था भाई इस तरह का एक प्रोग्राम है जिसमें वेब एप्लीकेशन भी मुझे डेवलप करना है, साथ में उसमें खुद ब खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी चाहिए, खुद से खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जैसा कि अगर यहाँ पे मुझे फैन लगा है लेकिन वो अपने आप ऑन होंगे क्या, क्या करना होगा, मुझे एक सिस्टम चाहिए जो डिटेक्ट करे कि टेम्परेचर सो एंड सो पे चले गया तो फैन अपने आप ऑन हो जाए। एआई बेस्ड सिस्टम बनाना। तो हम लोग शुरुआत कहां से सीखते हैं यार, पाइथन में इस तरह की एबिलिटी है, मैंने कुछ डाटा सेट बनाना है जिसके हिसाब से वो ट्रेन हो जाएगा, समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, फैन ऑन करना। बचपन में भी आपको सिखाया गया होगा, बाऊ 2 या 3 बार कहीं पे आग को आप पकड़ न लो हाथ में, क्योंकि हम लोगों के यहाँ चूल्हा हुआ करता था, बच्चा चलते हुए चूल्हे को ना पकड़ ले तो उसको दिए के पास में धीरे धीरे ले जाके, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती, बच्चा हाथ में पहले पकड़ेगा और तुरंत मुंह पे लेके जाएगा, जलता हुआ दिया कर लिया या कोयला तो अब आप लोगों के घर में नहीं है क्योंकि गैस, ठीक है। फिर भी अगर घर में कोई बुजुर्ग होगा ना तो बच्चे को चक्कू के बारे में, अब उतने छोटे को भी ट्रेन करता है, तो वो क्या देता है, पहले ट्रेनिंग चीजें, ट्रेन सेट, पाइथन में भी हम लोग ट्रेन सेट देते, फिर बाद में टेस्ट,
जैसे उसको छोटा सा चटका गरम लगा दिया, हाँ कर रहे, तो उसने हाँ किया कि तुरंत बोलता बाऊ, तो उसके समझ में आ जाता व्हाट इज बाऊ, डेंजर। ठीक, तो इसी तरह से अगर मॉडल आए और पाइथन अगर है इस बार आपको, वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर, सब अच्छी चीजें अगली साल है, अच्छा अगले सेमेस्टर, तो ठीक है। तो वहां पे पाइथन लिया, फिर पता चला यार वेब बेस करना था, तो अब हम लोगों ने क्या लिया, स्विफ्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज के साथ में मुझे कंटिन्यू करना है, ये भी आप लोग कहाँ लगा सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट। मुझे ये कारण था, मेरा ये इफेक्ट निकल रहा था, मैंने इस लैंग्वेज के साथ में कंटिन्यू किया, तो वो बेनिफिट्स आप लोग। तो एज अ न्यू ऑथर, एज अ न्यू रिसर्च स्कॉलर, जो छठवां टाइप है, ये पेपर आप लोगों के लिए अच्छे होते, कॉज एंड इफेक्ट, ये कारण था, ये इसका परिणाम। ठीक, लास्ट था इंटरवेंशन बेस्ड, कोई चीज पहले से डिफाइन है, आप उसमें अपना कुछ पुटअप करने वाले हो, ठीक है, दैट इज अ इंटरवेंशन बेस्ड। एक मॉडल प्रपोज था, आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया, देन इट इज कम अंडर द टाइटल ऑफ इंटरवेंशन बेस्ड। नेक्स्ट, अब ये दो स्लाइड के बीच में एक चमत्कारिक काम किया है, बताया था आप लोगों को टाइम मैनेज करने के लिए, ठीक, कि फिर से वापस चलो, ये थोड़ा नहीं, बस बस बस, क्या है, तो यहाँ पे एक देखो, एक डेमो था ही हमारे पास है कि किस तरह से आप लोग एबिलिटी डेवलप कर लेते हो और आपके ऑडियंस को अपने ही ट्रैक पे ले जाते हो, उसको देखने नहीं देते, भाई ये भी वेरिएशन था, टाइप ऑफ रिसर्च गायब था, टाइप ऑफ पेपर पे हम लोग चले गए। अब आता है कि रिसर्च पेपर के फॉर्मेट क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेपर देना है तो किस फॉर्मेट में देना है, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे कुछ ये पॉपुलर फॉर्मेट्स है। हम लोग जब पेपर लिखेंगे तो इन चार फॉर्मेट में से हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा चलता है वो IEEE का है, पेपर फॉर्मेट क्या होगा, IEEE, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्वालिटी मटेरियल चाहिए। कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आप लोग पेपर पब्लिश कर सकते हो, जनरल के थ्रू भी आप पेपर डाल सकते हो, लेकिन वहां पे IEEE पे अगर आपको पब्लिश करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिटी वर्क चाहिए, आपको खुद का किया हुआ कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये कुछ पॉपुलर फॉर्मेट्स है। आगे, पेपर किस फॉर्मेट में होता है, जैसा अभी बताया कि डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव को लिखना कैसा है, तो ये कुछ चैप्टर्स है। अगर आप लोग सोचते हो कि एक पेपर मुझे लिखना है मेरे प्रोजेक्ट पे, तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले टाइटल, प्रोजेक्ट का क्या चाहिए, पेपर का भी क्या चाहिए, ठीक, कैसे बनता हो थोड़ी देर में लेके जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, एक डेमो आपको बताया था मैंने, जहां पे बोला था कि इट इज द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, इट इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग डिटेल्स, है ना। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपने जो टाइटल मेंशन किया है, ठीक है, और आपके जो कंक्लूजन निकल के आने वाले, आपके जो रिजल्ट निकल के आने वाले, उसका सार हो, प्रॉब्लम क्या था, टॉपिक क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उस पे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, ये जब आप थोड़े में रखोगे, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। और पेपर में या किसी के जर्नल में सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। हर कोई आपके पेपर में इंटरेस्टेड नहीं होता कि थ्रू आउट आपका पेपर पढ़ लेंगे, वो तो मेरा एरिया होगा, मैं उसका रिव्यूअर हूँ या गाइड हूँ, तो ही पेपर पूरा पढ़ूंगा, अदरवाइज किसी को इतना, वो क्या पढ़ेंगे आपका खाली एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट देखिए, बरस बार ऐसा घर पे होता है, घर पे हम लोग पहुंचे, मम्मी ने सब्जी क्या बनेगी, उसकी महक पहले डाइनिंग रूम में बता, तो हॉल में बता देती, तो उसके हिसाब से हम सोचते खाना खाएंगे कि नहीं, आज परत आलूच बनवलं, क्योंकि खुशबू आपको आगे बता। तो इसेंस ऑफ पेपर क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट। फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये वो चैप्टर है जो आपको सेटल होने का मौका देता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने जो कुछ भी रखा है वो आगे कंटिन्यू करने लायक है या नहीं, ये चीज कहाँ आएगी, आपके इंट्रोडक्शन, और वो क्वाइट लेंदी होता है, जहां पे आप लोग इस आपके रिसर्च वर्क की नीड, क्यों ये रिसर्च करना है, कैसे इसमें पहले भी काम हो चुका है, दैट मीन्स लिटरेचर सर्वे, ये सारी चीजें आप कहाँ लाते हो, इंट्रोडक्शन। तो पहला चैप्टर, पहला क्या होता है रिसर्च पेपर में, कंटेंट, टाइटल, टाइटल के बाद में एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन का भी शॉर्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, और उसके जो भी आपने पॉसिबल रेमेडीज दी है, एक्शंस दी है, वो इंक्लूड होंगी, ठीक, और वो एक पैराग्राफ लॉन्ग होता है, उसमें इमेजेस नहीं होंगे, उसमें रेफरेंसेस नहीं होंगे, वो प्योर आपका थॉट होता है, ठीक। तो वो एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में होगा, सबसे पहले आपको देना है। फिर इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मेथोडोलॉजी, इसको लेके लड़के यमी तक पहुंच जाते, पर समझ भी नहीं आता मेथोडोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि यमी तक पहुंचने में आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना ही करना, क्योंकि आप क्या बन रहे हो, मास्टर बन रहे हो।
तो मास्टर बनते वक्त आपको ये जो एकेडमिक रिपोर्ट है या राइटिंग है ये एबिलिटी आना चाहिए। तो एमई में आपको शायद फर्स्ट सेम में ही एक पेपर पब्लिश करना जरूरी होगा। आप में से कुछ लोग बी और एमई करना चाहेंगे तो उस वक्त आपको फर्स्ट सेमिस्टर में इससे पार होना है। अब क्या होता है मेथोडोलॉजी में, देखो कि आप किसी काम को कैसे करोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, जैसे हमारे पहचान के हो गए इसलिए भगत सर, दस्तूर नगर में उनको बताया कि वह 1 किलो टमाटे की, अब उसको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या? उसको पता है ना, किस तरह के होते, ऐसे पीले पीले होते, हरे रंग के होते, चौकोन शेप में होते। बताने की जरूरत है कि उसको टमाटर क्या होता है? नहीं, उसको पता है। लेकिन जब टॉपिक आप लोग रिसर्च का लेते हो तो आपको पहले आपके प्रॉब्लम, फिर से एग्जांपल लेते कि कंप्यूटर एजेंट को आपने अपॉइंट किया मार्केटिंग करने के लिए, उसको आपको डिफाइन करना है कि भाई 1 किलो अगर आपने सो एंड सो वेजिटेबल या सो एंड सो फ्रूट खरीदना है, पहले वो फ्रूट क्या है वो उसको समझो, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि जो भी लाल दिखा वो लेके आ जाएगा। समझ रहे हो? बाहर जाने के बाद उसको जो भी लाल कलर में उस शेप में उस रेडियस में दिखा लेके आ जाएगा। अच्छा, अब और दिक्कत देखो उसके साथ क्या है कि अगर आपने उसको सिखाया वर्चुअल एजेंट को कि ये होता भाई टमाटर, तो वो उस चीज को आइडियल ले लेगा, उस शेप का, उसका बराबर रेडियस ले लेगा, उसकी वेट ले लेगा, वेट ले लेगा। आप 1 किलो जब टमाटर खरीदते हो तो सारे टमाटर का सेम वेट होता क्या? वो खरीद पाएगा क्या? मैंने तो भेजा था खरीदने के लिए 1 किलो, एक महीने पता नहीं टमाटर उगाने लगा क्या, क्योंकि आप क्या उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हो और यहाँ पे क्या चाहिए? अप्रोक्सीमेट। अब एक्यूरेट से कहां लेके जा रहे हैं आप लोगों को? पहले हमने कहां लाया? अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट। 2+3 गदड़िया 5 होते है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 23 हो रहे कि 6 हो रहे? पक्का एक्यूरेट हुआ। लेकिन यही चीज जब हम फिर से कंप्यूटर में लेके जाएंगे तो हमको क्या चाहिए? अप्रोक्सीमेट। एक्यूरेट में तो काम ही नहीं कर पाए, आइडियल सिचुएशन बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मैंने उसको एज अ वेजिटेबल, एज अ फ्रूट डिफाइन करके दिया था, उसी तरह के मिलेंगे क्या उसको? नहीं मिलेगा। तो हमको ये जो अप्रोच लेना है, उसको ये समझाने के लिए जो पार्ट लेना है वो कहां पे आएगा? मेथोडोलॉजी। क्या लेना है, कैसे लेना है, अप्रोक्सीमेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज। देखो एक एग्जांपल, हम लोग कई बार बोलते हैं हाईवे में आप खड़े हो और बरसात में बगल से तेजी से गाड़ी गई, हम लोग बोलते वक्त क्या बताते? भाई कपड़े कैसे भर गए? तो मैं रोड से जा रहा था, मेरे बगल से तेजी से गाड़ी गई, तो यहाँ पे मान लेते कि उसको मालूम है कि गड्ढा होगा, वो पानी इसके आगे उड़ा, मैं नहीं गड्ढे में। तो हम लोग घर पे पहुंचते कि अरे ये कपड़े कैसे खराब झाले, अरे बाजू ना जोरानं गाड़ी गेली। अब ये जोरानं गाड़ी गेली यानी क्या होता है? 45 किलोमीटर पर आवर, कितना होगा स्पीड? जो अपन बोलते हैं ना हाई स्पीड में गाड़ी थी, 120 125। अरे लेकिन बाजू से, अगर बाजू से आपके 60 की भी स्पीड गई कहीं ना, कान में एकदम हवा लगती तो अरे बहुत जोर से चला रहा हो गाड़ी, उसको नहीं लगता। तो ये जो स्पीड भी है ये क्या है? एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे भी एक लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे भी एक मार्जिन की जरूरत, तो वो डिफाइन करता है। 45 को हम लोग स्लो भी बोलेंगे, 45 हमारे लिए फास्ट भी। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है किस तरह से निकाला जाता है, कंप्यूटर को ट्रेन करना है, तो ये पार्ट कहाँ पे आता है? आपके मेथोडोलॉजी। और फिर जो भी आउटकम्स है, जैसे अगला चैप्टर रही, क्या है अगला चैप्टर? रिजल्ट। ठीक, तो आपके जो भी आउटकम्स आए, आपने इस तरह से ट्रेन किया था आपके कंप्यूटर को, उसने डिसीजन लिया और फिर वो डिसीजन किस तरीके से सही थे, आपने उसके कुछ टेक्स्ट केसेस लिखी है, तो वो रिजल्ट वहां पे देना है। डिस्कशन, ये पार्ट बिजनेसमैन में, लीडर में, पॉलिटिकल लीडर, उन लोगों में नहीं होता, वो बताते लेकिन करते नहीं। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में बताते हमारे रिसर्च के ड्रॉबैक्स क्या है और लोगों को ऑफर करते कि भाई अगर आपको भी कुछ मिलते हैं या इसमें कुछ सजेशन है वो दो, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने बताया मेरी ये फाइंडिंग्स है और सामने वाले ने अगर बताया अरे सर हे या पद्धति ने तो वो वेलकम हो। तो हम लोग जो लास्ट यहाँ पे कंक्लूड करते काहे पे? डिस्कशन पे। हम लोग और अपने व्यूज वहां पे थोड़े रखने की कोशिश करते जो ऊपर के चैप्टर्स में नहीं थे, और एक ओपन करते डायलॉग, ताकि लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, अपने बारे में बता सके। तो रिसर्च पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स जरूरी होते? टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, मेथोडोलॉजी एंड डिस्कशन, और फाइनली वो रेफरेंसेस कि आपने अगर किसी से कुछ लिया है तो बताना जरूरी है।
अगर वो रेफरेंसेस प्रॉपर नहीं है तो प्लैगियरिज्म होता है। जाएंगे हम लोग आगे उस तरफ में, ठीक। और इन सारे चैप्टर्स में सबसे जरूरी क्या है एज अ रीडर मेरे लिए? मैं पढ़ने वाला हूं, खाली मैं रिसर्चर नहीं हूं, मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो सबसे जरूरी पार्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। सबसे जरूरी क्या है? अगर वो पढ़ के मुझे इंटरेस्ट लगा तो आगे जाऊंगा आपके इंट्रोडक्शन में, फिर जाऊंगा आपके मेथोडोलॉजी में, और फिर देखूंगा कि आपने जो अप्रोच लिया है उसके हिसाब से जो फाइंडिंग्स है वो सही है कि। तो सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट। टॉपिक के बाद आपके जो लिखा होता है दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। ये चीज ज्यादा हाईलाइट करनी थी आप लोगों के साथ कि रिसर्च की शुरुआत कैसे होती। देखो पहला ही क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेके अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट शो करो तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ टाइम व्हेन यू यूज रिसर्च इन योर एवरीडे लाइफ। जैसा एग्जांपल बताया था भगत जी के साथ में, क्या किया था जब भी पॉलिटेक्निक, बट आपने सोचा होगा पंजाब राव पॉलिटेक्निक, तो पहले क्या सर्च किया होगा आपने? एड्रेस। ठीक उसी तरह आज सुबह कोई एक आधा ऐसा इन्वेंशन, कोई एक आधा ऐसा रिसर्च आपने किया। देखो घर में बहुत से कॉमन एग्जांपल होते, जैसे हम लोगों के, मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहां पे क्या है, बोर्ड सिस्टम है, 7 गलियों में मेरा मोहल्ला बना, तो वहां एक सब्जी वाला या फ्रूट वाला आ गया तो वो आवाज देते हुए चलता। अब सुबह की सबकी जल्दी होती क्योंकि ज्यादातर सर्विस वाले लोग हैं, तो खरीदी करने के बाद में जो घर की लेडीज होती है उसका फोकस क्या रहता है, वो आगे ना चला जाए, मेरे ही दरवाजे पे सामान दे, ताकि मेरा आना जाना रुक जाए, नहीं तो मग शेजारच्या काकू थांबून घेतात, मला तिथं उशीर झाला। तो वो जल्दी में दौड़ के सब्जी लेती। अब बच्चे घर में होते तो उनको बोलते अरे पैशाचं पॉकेट आण। अब बच्चे भी हम ही लोग हैं, आई कुठं ठेवलाय, तुला ना शोधायला सांगितलं की जीवावर येते। हम लोग सोचते अगर वहां से आवाज दिया तो मम्मी ने पॉकेट कहाँ रखा हो, पैसों का पॉकेट कहाँ हो। अब कुछ ही घर में ऐसा होता है कि वहां उनकी माँ पैसों को खर्च करती, क्योंकि हर महीने में पिताजी लाके पैसे उनके पास देते। ज्यादातर ये होता कि पॉकेट, पैसों की बात है तो कहाँ होगा, पिताजी के पॉकेट। पॉकेट आन बोलती वो कहाँ पहुंचेगा, पिताजी के लॉकर के पास में या पैंट के पास में, वहां से निकाल। ये छोटे से फॉर्म में आपने क्या किया है, रिसर्च हो जाए। तो आपके घर में अगर कोई आपके रिलेशन का बच्चा आया है और जो पहली बार ही है, वो ढूंढ पाएगा क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सा हो सकता है आपके घर में ऐसा मटेरियल हो जो आपको ही नहीं पता। आज यहाँ से सेशन के बाद जाके, हाँ, घर पे जाके इसको करके देखो, अरे हे कभी आणलं, है ना, एकदम लगेगा ये कब लाया है यार, मैंने तो बताया ही नहीं था। बहुत बार ऐसा होता था हम लोग जब छोटे थे। आज ये पेट एनिमल बहुत कॉमन सा चीज है, हर कोई अपने घर में एक कुत्ता पाल लेता, मैंगो नाम का, या और, है ना। पहले हम लोगों के यहाँ जब हम कुत्ता पालते तो बच्चे छुप के हम लोग रोटी देते थे, वो थोड़ा जब तक भूखने लायक या दौड़ने लायक नहीं होता था पिता को पता ही नहीं चलता था घर में अपने कुत्ता भी पाला जा रहा। आज भी सर्च करके देखो कुछ ऐसी चीज घर में मिल ही जाएगी, अरे ये तो पहली बार ही देख रहा। घर के कोनों को देखो, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल था। जैसा दूसरा एग्जाम्पल बताया, अमरावती से नागपुर आपको पहुंचना है, ठीक। पिताजी के पैसे पे जा रहे हैं या भाई के तो बात हो रहा है, खुद के पैसों पे जाएंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे सस्ता सामान क्या जाने का, कोई लिफ्ट दे देगा क्या, है ना। प्राइवेट में जाओ तो क्या होगा, क्योंकि बेलोरा से प्लेन लेके वहां नागपुर पहुंचने का तो हम लोग सोचेंगे नहीं। फिर दूसरा क्या आता कि भाई बडनेरा से हम लोग ट्रेन ले लेते। तो ये भी क्या पार्ट है सर्चिंग का, ये भी पार्ट है रिसर्च का, क्योंकि हो सकता है आपने कोई एक ऐसा तरीका इन्वेंट कर लिया हो। और ये बहुत पॉपुलर एक टीवी शो भी था, जिसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको टास्क दिया था कि 1 महीने तक इतने ही पैसों में आपको अपने आप को सर्वाइव करना। तो ठीक है भाई मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे शहर में अमरावती में बहुत पहचान, 3 दिन राठौड़ सर की यही निकालती, ठीक है। तो इस तरह से अपने रिलेटिव की यहाँ निकाल लूंगा। तो उन्होंने और उसमें रखा था कि आप किसी एक लोकेशन पे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। अब घूमना है वो भी बिना पैसों के, तो काय से निकलोगे, सबसे पहले यही आप। लेकिन 24 घंटे कैसा कोई घूम सकता है, चल सकता क्या? अच्छा मैं 1 घंटे से चल के, सपोज यहाँ से पहुंच के हम लोग दस्तूर नगर, तो मैं थकूंगा ना, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, और वहां कोई फ्री में खिलाने वाला मिलेगा क्या? तो मेरे पैसे तो वहीं खत्म हो गए सपोज उससे। अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, रिसर्च। वो काम, वो पार्टिसिपेंट वहां पे ये वर्क को कर, एक आध बार करके देखना किसी हफ्ते, हाँ, और छुट्टी रही तभी करना। नेक्स्ट, तीसरी चीज देखो, इसमें तो किया ही होगा भाई, आप लोगों ने तो जरूर किया होगा, बाल उलझ जाते ना बरसात में ज्यादा भीगने पे, और उनपे अगर कंघी घुमाओ एकदम से, अब बाल छोटे हैं तो ठीक है, लंबे है तो वहां पे ये प्रॉब्लम तो आती है।
कि बाल अगर उलझ गए तो उनको सुलझाने का तरीका क्या, कंघी से पकड़ के खींचो, 2-4 बार तो बाल ही टूट जाए। कभी किया वो काम? कि क्या आसान तरीका हो सकता? टीवी में ऐड आ जाती कि आप लोग ये क्रीम मॉइस्चर यूज करो, इसमें सिलिकॉन है, ये बालों को आपके मॉइस्चर देगा और बाल उलझेंगे ही नहीं। वहां पे क्या हो सकता है कि इस तरह का ऐड के इन्फ्लुएंस में आया और आपने पैसे फेंक दिए और वो काम कर दिया, है ना? तो ये एक और पार्ट है डेली लाइफ का जहां पे आप लोग रिसर्च कर सकते हैं कि यार ये तो सारे खरीदी हुई चीजें हैं, ये तो सारे प्रोडक्ट मैं अपने यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो ये एक और चीज हो सकती है आपकी रिसर्च की। इसी के बेस पे रिसर्च पे कुछ और प्रैक्टिसेस थी जो आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो टाइम नहीं है लेकिन ध्यान रखो अगर मौका रहा तो इसको करके देखना। जैसा एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू रिसर्च इन एक्सरसाइज 1, फिर से लो एक्सरसाइज 1। जो ये पहला पार्ट था, एवरी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ में होती, लेकिन जिसका इम्पैक्ट दिमाग पे ज्यादा होता ना, जैसा मैंने जो एग्जांपल दिया था, रोज सुबह होता है और मेरे दिमाग में जाता है, कशाला एवढी भाजी घेतली, अरे जास्त आहे फ्रीज मध्ये ठेवून, फ्रीज याच्यासाठी घेतला का क्योंकि हमारा दिमाग क्या रहता है कि पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, महीने की फिक्स सैलरी, जरूरत है अभी लगने वाली है ना? तो इस इम्पैक्ट आपके दिमाग में हो, और यही चीज को हमने 2 में एक्सप्लेन करना है कि आपने इसको टॉपिक क्यों लिया। अगर आप लोग कंप्यूटर में हो, आप लोग क्या लोगे, सॉफ्टवेयर साइड, आप लोग कहाँ जाओगे, हार्डवेयर साइड, हो सकता है आप लोग कोई हाइब्रिड लो, हो सकता है आप लोग नेटवर्किंग में आगे जाने की सोचो। तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाता है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया था कि भाई जो भी टॉपिक था वो आपने क्यों लेना है। फिर था हाउ यू परफॉर्म द रिसर्च। उस चीज को अगर आप लोग लिखोगे कि भाई ये तरीके से मैंने काम किया था, यानी आपका चैप्टर क्या बन रहा है, मेथोडोलॉजी, कि ये रिसर्च मैंने इस तरीके से किया। फिर अगर आप लोग उसी में और ये मेरे फाइंडिंग्स थे तो आपके क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो एक पेपर हम लोगों का यहाँ बन सकता था। अगर फिर से एग्जांपल ले चलूं आपके प्रोग्रामिंग में, तो देखो एक आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, मैंने बताया कि मेरा जैसा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जनरेटिव एआई, तो वहां पे एक नॉलेज डिस्टिलिंग करके वर्ड बहुत पॉपुलर, मैं बताऊं कि रुकू यहाँ पर? ठीक है, तो जनरेटिव एआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट अभी मैडम ने बताया था, मेरी एक अच्छी स्कॉलर स्टूडेंट है आपकी टीचर, तो उन्होंने बताया कंप्यूटर ग्राफिक्स अभी भी है। तो मैंने पूछा एल्गोरिथम कितने हैं लाइन जनरेशन के, तो जल्दी में घबराहट में 3 बता दी, अभी भी 2 ही है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स है आप लोगों को, ठीक। तो वहीं से हम लोग देखो निकालते, नॉलेज जनरेशन, जनरेटिव एआई आज का कंप्यूटर ग्राफिक्स है। हम लोगों को यही लगता है कि आज भी हम लोगों को जबरदस्ती सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 1970 का सीआरटी आज उनको पढ़ा रहे, क्या मतलब है? तो बच्चों जो आपका जनरेटिव एआई है ना, क्रिएटिव एआई, जनरेटिव एआई, कंटेंट जहां से आप लोग बना रहे हो, ये सारा क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। उस टाइम में कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन थी एक्सट्रैक्ट रियल वर्ल्ड इमेजेस इनटू और फॉर वर्चुअल स्पेस, वो डेफिनेशन थी। लेकिन आज उसकी डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, देन इट इज अ field of computer science which help to capture some impossible images in real world। जनरेटिव एआई ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की ये डेफिनेशन बनाई, विच इज इम्पॉसिबल टू रियल, रियल वर्ल्ड में ही नहीं है, वो आप कंप्यूटर में ला रहे हो। और किसके वजह से ला रहे हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स। और मैं जल्दी से इसको कंक्लूड करने के लिए एग्जांपल भी दे देता हूँ। इमेजिन करो आपके सामने मैंने एक बोला कि भाई मराठा वॉरियर, तो दिमाग में क्या आता है, अच्छा ऊंचा पूरा तलवार लिया हुआ घोड़े पे बैठा इंसान, ठीक है। अब वो वॉरियर मुझे कहाँ चाहिए, 21st सेंचुरी, वो शिवकालीन था। आज लाते वक्त क्या आता, तो बच्चों के जल्दी दिमाग में आ जाता, जो मेरे क्लास के भी बच्चों ने किया है, घोड़े के ऊपर क्या किया, एलियन को बिठाया। एलियन दिखता क्या आपको अभी तक? अभी तो नासा ने नहीं ढूंढ के निकाला, एलियन है क्या? तो जनरेटिव एआई ये है, जो चीजें रियल वर्ल्ड में नहीं उसको भी आपके वर्चुअल स्पेस में ड्रॉ कर सकते, और ये कहां से आया, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो मैं टॉपिक पे लेके जाता हूँ, नॉलेज डिस्टिलिंग। अब ये चीज आप लोगों ने फिर से अगर ले जाओ तो फर्स्ट सी कब था आप लोगों को, सेकंड सेम में, वहीं शुरू हो गया। स्ट्रक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, व्हाट इज स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। बट अब ये वेरिएबल जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लास भी आप लोगों ने पढ़ा था, वहां उसको डेटा मेंबर बोला था। व्हाट इज वेरिएबल रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। तो ये काम आपका जो अभी रुक रहा ना,
सबको प्लेसमेंट टीसीएस की चाहिए, सबको विप्रो चाहिए। अब विप्रो को लेबर चाहिए क्या? इंजीनियर्स चाहिए। देखो किस तरह से हमारे करिकुलम को ट्यून अप करना है आज के साथ में, जैसा अभी सीजीआर बताया, इस चीज को भी देखो। वहां पे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स मींस फीचर्स। अभी जब एग्जांपल दिया था टमाटर का, उस वक्त जो चीज आई थी वो वेट। वेट क्या था उसका? वेरिएबल। सपोज टोमेटो इज अ क्लास, तो वेट इज अ वन वेरिएबल। अब इसकी बात हम लोग जब करेंगे एआई में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर को वर्चुअल एजेंट बनाने में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फीचर। अब ये जो फीचर्स थे इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना, ये हो गया आपका नॉलेज बेस। ये चीज क्या होगी? नॉलेज बेस। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा किसी का इमोशन मुझे कैप्चर करना है, क्योंकि क्लास में सारी चेहरे मैं देख पा रहा हूं, तो कितने क्लाइंट ऐसे, टर्मिनल ऐसे जो मेरे से कनेक्ट है, और कितने ऐसे चलने दे, चलने दे भाई, तू कभी तो रुकेगा। तो ये क्या हो गया? मैं आपके इमोशन कैप्चर कर पा रहा हूं। तो ये जो कैप्चर है किस तरह से, भाई मैं बता रहा हूँ कि सो एंड सो कनेक्टेड है और ये डिसकनेक्टेड है, ये खाली ड्रामा बना रहा है, क्योंकि मैंने उसके इमोशन को कैप्चर किया। किस तरह से किया? यार उसकी गर्दन सीधी नहीं है और 3 बार से देख रहा, कभी मुंडे हिला रहा, कभी बाजू वाले को देख रहा। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? उसका इमोशन के लिए उसका बिहेवियर क्या है, उसका पोस्चर क्या है, दीज आर द फीचर्स, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। और ये चीज जब मैं लेता हूं और किसी को बता दे, अब जब मैंने आपको ये एट्रीब्यूट्स बता दिए, तो आपके लिए क्या हो गया? नॉलेज। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट माई ऑडियंस इज कनेक्टेड विथ मी और नॉट। ये क्या थे वैसे? वेरिएबल, ये वैल्यूज थी। इसको नंबर फॉर्मेट में बताओगे तो आपके लिए वेरिएबल। ये फीचर्स थे आपके ऑडियंस के, जो आपने निकाल कर, बताकर, लिखकर जब दिए, तो अब ये आपके लिए क्या हो गया? नॉलेज। जैसा किसी टाइम में हम लोगों के यहाँ जब पढ़ाया जाता था कि ये बीमार है, कैसे बीमार? आज तो आपको पता है, 2 बार छींक लिया, अरे यार सर्दी जली है, दूर हो, कोरोना अंते का। बहुत बढ़ गया आपका नॉलेज। ठीक है, पहले नहीं समझता था ये बीमार है कि नहीं, क्योंकि हर कोई हट्टा कट्टा था। अब तो ऐसा है कि कुछ लोग 24 घंटे 12 महीने बीमारी दिखते, लेकिन उसी तरह से रहते। तो हम लोग, वो जो वैद्य सीखता था तो वो नाड़ी परीक्षण करता था, वो दूसरे को बताता था कि ये परीक्षण किस तरह से हो। तो जब वो खुद करता था तो एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब उसको वो बताता था तो क्या था? नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो। और आज चीज आ गई नॉलेज डिस्कस। ये बहुत वास्ट। आप, हम लोग जो भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, ये नेट पे शायद इससे भी अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। कंटिन्यूअल लर्निंग इट इज वन अनदर डोमेन ऑफ एआई, और अगर वो हम लोगों ने ले लिया तो शायद इंटरनेट से बहुत अच्छा हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक, तो ये नॉलेज को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते, दे पाते, तो हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती। हर किसी में वो वास्ट नॉलेज नहीं बैठता। आइंस्टाइन ने जो इतने भी फार्मूले किए होंगे, हम लोग बड़े E=mc² कर लेके बाहर निकल रहे, समझ थोड़ी रहे। तो उस चीज को क्या करते, हमारे दिमाग में फिट हो सके, इस स्मॉल शेप में लाते, इस डाटा सेट में उसको कन्वर्ट करते, ह्यूज इंफॉर्मेशन को मैं समझ सकूं उस हिसाब में कन्वर्ट करते। इट इज अ नॉलेज डिस्टिलिंग। ये क्या है? नॉलेज डिस्टिलिंग। इस पे आप लोग पेपर लिख सकते। ये चीज आपने वहां पे की, छोटे क्लास बनाए थे आपने, स्ट्रक्चर बनाए थे। अब क्लास में सभी बच्चों ने उस टाइम में ये प्रोग्राम लिखा होगा, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सभी प्रोग्राम मैडम ने बताने के बाद ही बच्चों ने किया होगा। फिर प्रोग्राम लिखते वक्त सभी के 4 में से 4 ही मार्क मिले होंगे क्या? तो जब बताने का सोर्स एक है, जैसे अगर मैं ये बस का कंडक्टर हूं, इमेजिन करो कि ये हमारा बस है और इसमें आप लोग एज अ पैसेंजर हो, सभी ने मुझे नागपुर तक की टिकट दी है, पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल 300 है, ठीक, और आपने 300 दिया, नांदगांव पेट आती बोला चलो उतरा, आला नागपुर, मानोगे क्या? नहीं। पर वहां पे 4 में से 3 मिला, वही बस का कंडक्टर है, वही चेक करने वाला है, और उसी ने आपसे कलेक्ट किया है पैसा। तो आप लोग, अबे बाळा मला कुठं पाहिजे नागपूर, पहिल्यांदा चाललो का गावातला समज, और ज्यादा रेस हो जाए। यहाँ पे नहीं करते, हम लोग मान लेते। अगर वो मान ली हुई चीजें आप लोग मेंशन कर सको, जैसा मैथमेटिक्स में वैल्यू हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ मान ही लेते और आगे चलते, है ना। फिर से अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स लेना है तो शायद डीडी एल्गोरिथम में हम लोग क्या ले लेते, चेंजेस ऑन एक्स एक्सिस। अगर इक्वेशन लिया लाइन का y इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस बी, तो मान लेते वहां b की वैल्यू 1 है, क्योंकि तभी तो डेल एक्स और y निकलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हम लोग और आगे चले जाते। पर अगर आप लोग उसको लिख सको कि ये वेरिएशन क्यों आया था स्टूडेंट पे, जबकि उसी मैडम के पढ़ाए या उसी सर के पढ़ाए बच्चों को 4 में से 4, पेपर में 100 में से 100 थे, दूसरा पास भी नहीं हो पाया, तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक बच जाता है ना।
यूज ऑफ सॉफ्ट टूल, यदि कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लो तो यूज ऑफ सॉफ्ट टूल या सॉफ्ट कंप्यूटिंग टूल टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। देखो आपके साथ बातचीत करते हुए एक टॉपिक में यूज ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टूल, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टूल्स, अब हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो टूल्स क्या है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप लोग काम करोगे, आपके जो भी टॉपिक है रिसर्च में, अभी प्रोजेक्ट का हुआ है कि आपके टाइटल्स फाइनल हुए कि किसी एक का कोई कि सर ये एरिया में हमको प्रोजेक्ट जाकर बनाना है, नहीं बना है किसी का? नहीं, ठीक, नहीं तो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा बात करते बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, एक बार अगर आपके पास में पेपर प्रिपेयर हो गया, ठीक है, पेपर बनाते वक्त आपको कौन कौन से चैप्टर लेना है आपके पेपर में, टाइटल चाहिए आपके पेपर का, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए मैथोडोलॉजी कि किस तरह से ये अचीव किया जाएगा, फिर रिजल्ट, आपके वो अप्रोच को फॉलो करने के बाद में क्या मेरे आउटकम्स आए वो कहां पे आएंगे आपके रिजल्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, सारांश, बहुत बढ़िया, जोर आहे ना सांगणं, बरोबर बोलला, रिप रीडिंग मैंने शायद पढ़ लिया, सारांश मतलब ठीक, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा अपनी मदर टंग में समझ लो, तो जो भी आप लोगों ने लिखा है वो शॉर्ट और सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। रिजल्ट के बाद में क्या है, डिस्कशन, ठीक, और फाइनली रेफरेंसेस, और अगर रेफरेंसेस नहीं डाले तो क्या आएगा, प्लैगियरिज्म। ठीक है, तो आगे चलते, तो एक बार आपने पेपर बना लिया, तो ये कुछ फील्ड्स है जो पेपर बना वो किस तरह का है। ठीक, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं जनरल में एज अ आर्टिकल या रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, बुक्स के रूप में भी आप लोग आपका जो वर्क है रिसर्च वर्क है वो पब्लिश कर सकते हो, इंसाइक्लोपीडिया है, आर्चिव्स, गेट हब का नाम सुना, गेट हब है ना, कोडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे भी आप लोग डाल सकते हो, अपनी खुद की हैंडबुक्स बना सकते हो। ठीक, तो इस तरह से अपना जो भी रिसर्च वर्क है वो हम लोग ला सकेंगे। कुछ और भी टाइप्स थे पब्लिकेशन के, डेजर्टेशन, सपोज आपने पीएचडी कर लेना है या ईएमई में आपका प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना है, तो वो किस फॉर्म में होगा, डेजर्टेशन के। ट्रांजैक्शन, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे एकेडमी कलेक्ट होते हैं, अपने अपने व्यूज अपने अपने थॉट्स रखते हैं, तो वो हो गया कॉन्फ्रेंस। एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन, गवर्नमेंट के जीआर आते हैं ना, ठीक, वो भी कुछ शोध या नए अमेंडमेंट के साथ में आते हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं, आपके ऑफिशियल पब्लिकेशन। ठीक, नेक्स्ट इसको लीजिए, किस तरह के है, इन ऑर्डर टू राइट अ रिसर्च पेपर यू शुड, पेपर मुझे लिखना है सर, चैप्टर्स पता हो गए, एब्स्ट्रैक्ट था आपका, इंट्रोडक्शन था, मेथोडोलॉजी था, तो पेपर लिखने की क्या स्टेप्स है। पेपर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पर्पस ऑफ पेपर, वो क्यों लिखना चाहते, किसी एरिया के ऊपर आपका व्यू रखना है, या ऑलरेडी लोगों ने किया काम है उस पर रिव्यू रखना है, या एक फील्ड ही है जिसके ऊपर आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसको आपको लोगों के सामने लाना। तो आपके पेपर का आपको मोटिव पहले डिसाइड करना, उसके हिसाब से आपका पेपर बनेगा कि वो कॉज एंड इफेक्ट टाइप का है, इंपेरिकल टाइप का है। ठीक है, तो पेपर लिखने के पहले सबसे पहले क्या कर लेना है, मेरे पेपर का पर्पस क्या है, लोगों में खाली अवेयरनेस चाहिए या लोगों का सिलेबस बढ़ाना। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपको रिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन, मैंने जो सवाल सोचे थे, मैंने सोचा था कि नॉलेज डिस्टिलेशन में मुझे ये काम करना है, तो आपको सोचना है कि ये सही में रिलीवेंट है। तो ये रिलीवेंसी चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइंस डायरेक्ट है, वेबमीड करके है, एक पीडी है करके, एक IEEE का डाटाबेस है, तो ऐसे अलग अलग डाटाबेस पे हम लोग उससे रिलेटेड, मेरे टॉपिक से, मेरे क्यूरी से, मेरे कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन को और सुधारने की जरूरत है। ठीक, तो वो हम लोग काम करेंगे, जब ये दो काम किए तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर को बना सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन मैंने अब तक जमा की थी उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमको कलेक्ट करना है, एंड देन राइट द कंक्लूजन एंड फाइनली रिफाइन योर थीसिस। थीसिस को जब रिफाइन करना है तब आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत लगने वाली, तो वही होता है आपका सुपरवाइजर। जैसे अभी आपने प्रोजेक्ट बनाया, रिपोर्ट बनाई, आपके प्रोजेक्ट के मॉडल को और उसके डॉक्यूमेंटेशन को आप अपने गाइड को दिखाते हो, तो रिफाइनमेंट कहाँ होगी, विद सुपरवाइजर। तो दीज आर द सम स्टेप्स जिनको फॉलो करने के बाद में आप लोग बना सकते हो आपका रिसर्च पेपर। नेक्स्ट, प्लैगियरिज्म बताया ना, बीच बीच में रोक दिया था मैंने, और एक चीज बताई थी कि जब इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट में तो कहीं आपको नहीं देना है, पर इंट्रोडक्शन जब आपका शुरू होता है तो वहां से लेके हर जगह आपको बताना है कि ये अगर पार्ट किसी से लिया है तो उसका नाम आप मेंशन करो। देखो डायग्राम कितनी अच्छी, सबसे पहली डायग्राम जो सर्कल में उसको देख रहे हो, कभी किया है,
हाँ किया है, पेपर में लिखते वक्त, प्रैक्टिकल जल्दी सबमिट करते वक्त, असाइनमेंट करते, आपको काय करूंगा, वो क्या है, किसी भी का, क्योंकि आप लोग जो आंसर बुक सबमिट करते हो ये बताते हो क्या याच्यामधून लिहिला, थैंक्स प्लीज एक्सेप्ट विद द नेम, नाही बताते, बल्कि मार्क कमी मिले, सर इथं कमी आहे, अरे हो इथं चुकलं, नाही नाही याले तर 4 आहे, तुले कसं माहित, त्यानं मी सर बताएंगे नहीं, हम बता नहीं रहे हो इसलिए क्या है वो प्लैगियरिज्म। पर अगर आप लोग बता रहे हो, इसमें एक बड़ा अच्छा गोल्डन रूल होता है, 5 वर्ड्स, अगर रहा तो देखते, तो ये डायग्राम ही क्या है, सेल्फ डिक्लेरेटिव, अगर इन डायग्राम को आप लोग समझ पाओ। दूसरी चीज देखो, प्रैक्टिकल सेशन में एक इमेज लिया है, कई बार होता है हमको 2 घंटे का टाइम हो गया और दिया हुआ असाइनमेंट या दिया हुआ प्रैक्टिकल पूरा ही नहीं हो रहा, जल्दी से हम लोग देख ले, अच्छा ये किया इसने, अगर उसके साथ में टच है तो जल्दी, अब ये समझने के लिए भी, साहित्यिक चोरी करने के लिए भी थोड़ा बहुत साहित्यिक बनना ही पड़ता, समझ में आना चाहिए इसने क्या किया, मैं तो राजा लियून दे आता, तो वो तो एकदम गई बीती चीज है, लेबर लोग है। तो ये इंजीनियर के बीच में इस तरह से होता, बीच के डायग्राम देखो क्या किया उसने, क्या किया है उसने, उसने जो थॉट था, जो इनोवेटिव आइडिया थी, वो किसी और की थी, अपने नाम से लेके जा रहा, वो दिया लाइट निकाल के, हम लोगों की यहाँ पहले होती थी रेलवे में बहुत सारी ये चीजें, कि अगर वहां पे ग्लास है तो तोड़ के घर को ला, बल्ब है तो निकाल ले। अब ये जो कल्चर था हम लोगों का, मिडिल क्लास का, ये हायर में चले गया, एसी में जाते हैं ना तो चद्दर निकाल के बैग में डालते, ठीक है, तो ये एक तरीका है प्लैगरिज्म को बताने का, बहुत आसान सा। नेक्स्ट स्लाइड। तो हाँ चलो यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, देखो अगर किसी के मटेरियल से आपने उठाया है, कोई पार्ट है जिसको एक्सप्लेन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को मैं अपने तरीके से क्या लिखूंगा, वही लिखूंगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, अब वो किसी का बनाया हुआ फार्मूला है, अब अगर मैं कंटिन्यू कोई वर्ड किसी के मटेरियल से लिखता हूं तो उसके बाद मुझे उसका साइटेशन देना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, नीचे उसका नाम होगा, लेकिन जिस भी इंडेक्सिंग में आपने उसका नंबर रखा है वो आपको ऊपर दाना है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, अगर सिंगल ऑथर है तो हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड, एज प्रपोज बाय एक्स वाई जेड, लेकिन अगर उसकी भी टीम है, एक से ज्यादा लोगों ने लिखा है, तो वहां पे लिखेंगे एक्स वाई जेड ईटी एंड ऑल, ईटी एंड ऑल। तो ये एक तरीके है पेपर राइटिंग के, ठीक, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, डॉक्टर लिखते वक्त पहले आर एक्स लिखता और नीचे दवा लिखता, अब तो वो आर एक्स लिखने का भी चलन कम हो गया, डॉक्टर में सीधे ही दवा लिखता, लेकिन वो आर एक्स का कुछ मतलब था, रोमन स्टाइल का आप लीजिए, वो उसका मतलब निकलता था, ठीक। तो इसी तरह से हमारे एकेडमिक में भी कुछ टेक्स्ट कन्वेंशन है, कुछ नॉर्म्स है, जिसके हिसाब में हम लोग रेफरेंस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव अगर वर्ड्स आपके किसी के ऑलरेडी पब्लिश मटेरियल, या आपने ही पहले कोई पेपर लिखा है और वहां से आपने अगर वो मटेरियल या वो कंटेंट उठाया है, 5 लगातार वर्ड आपने उठाए, तो आपको अपने भी बारे में वहां पे मेंशन करना, अपने आप को साइट करना, साइटेशन देना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर प्लैगियरिज्म, यू आर नॉट द ओनर ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल, ठीक। तो उस चीज से, सेल्फ प्लैगियरिज्म से भी बचने के लिए हमको अपना साइटेशन वहां पे करना जरूरी है। 5 से लगातार वर्ड अगर आपके आ रहे किसी के मटेरियल से, कुछ लोग यहीं पे ट्रिक करते, क्या करते, उसको घुमा के बोलते, उसी वर्ड को घुमा के रख देंगे, तो ये तरीका नहीं इस्तेमाल करना है, जेन्युइन काम करना है, अगर किसी और का है तो वहां पे साइटेशन दे देना, ठीक। नेक्स्ट, सबसे अच्छा सेशन का, ठीक। तो यहां तक बच्चों अगर कोई क्यूरी है आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू, इट्स माय टाइम, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ में समय बिताया, शायद आपको कुछ डिफिकल्टी ना आई हो तो वेलकम है आपके क्वेश्चंस, एंड वंस अगेन थैंक यू all of you and your coordinator and your principal. Thank you. So I am here to give the vote of thanks to the Professor Tiwari sir. So thank you sir to give us the precious knowledge and attending this session. I am also thankful to the Rathod sir and all of the committee members and students to listening carefully. And by the permission of the guest, I am conclude here. Today's guest lecture is completed successfully. So thank you all of you. Thank you.